बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संयम लोढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। बहुत खूब। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की रतनपुर सीमा से सुबह ही मना कर दिया। राजस्थान की शाहजहांपुर सीमा तक प्रदेश का जन जन यूं ही किसी व्यक्ति के लिए जननायक की उपमा नहीं देता है। मैं पहली बार जब इस सदन में चुनकर के आया था माननीय सभापति महोदय, अपने खुद के गांव शिवगंज में मैंने देखा था कि अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को मौत हो, शादी हो, सड़क पर बैठना पड़ता था। वो सारे काम सड़क पर करने पड़ते थे। और तब यह स्थिति हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई और तब हमने उनसे निवेदन किया कि सक्षम समाज ने तो अपने प्रभाव के बल पर धर्मशालाएं, छात्रावास इत्यादि सब बना रखे हैं, लेकिन समाज के कमजोर तबके के लोगों को अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मोहताज रखना पड़ता है। तब पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने निर्णय किया था कि राजस्थान में सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को छात्रावास और धर्मशाला के लिए मुफ्त जमीन देगी। और तब से लेकर के आज तक राजस्थान के कोने कोने में हजारों लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। तब से लेकर के आज तक, जब से अशोक गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने और आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनके एक एक निर्णय की तरफ हम गौर करें तो हमें महसूस होगा कि जिसको कहा जाता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी शासन, उसका प्रतिबिंब उनकी सरकार में आपको दिखेगा। इस बार का भी उनका बजट लो, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके हितों का उन्होंने ध्यान नहीं रखा। माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुझाव दिए गए, टैक्स लगाओ। किन पर टैक्स लगाओ? नोटबंदी से मार से टूटे हुए उस आदमी पर टैक्स लगाएं, जीएसटी की मार से टूटे हुए आदमी पर टैक्स लगाएं, चौपट अर्थव्यवस्था के शिकार उस आदमी पर टैक्स लगाएं, कोविड की मार से पीड़ित उस आदमी पर टैक्स लगाएं। टैक्स लगाने का तो काम आप कर ही रहे हैं देश की सरकार में। कभी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, कभी सेस बढ़ाकर, कभी सरचार्ज बढ़ाकर, कमर तोड़ने का काम आपने किया। राजस्थान का कौन सा ऐसा तबका है, छात्र, विधवा, किसान, वेंडर, ऑटो रिक्शा वाला, इस कोविड के समय में जिसको अशोक गहलोत की सरकार ने सीधे उसके पॉकेट में सहायता नहीं पहुंचाई। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि तमाम विपरीत परिस्थितियां रही हो, लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लोगों की हिम्मत और हौसला बनकर के खड़ा रहे। सब जानते हैं कि सरकार की आर्थिक हालात विषम है, भारत सरकार के भी आर्थिक हालात विषम है, राजस्व घटा है, हर क्षेत्र में राजस्व घटा है, लेकिन इसके बाद भी आप अपने लोगों के भरोसे पर कैसे खरा उतरते हैं विपरीत परिस्थितियों में, ये आपकी नेतृत्व क्षमता का की एक परीक्षा की घड़ी होती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने जो 2020-21 का बजट प्रस्तुत किया था, क्या इन विपरीत हालात में भी उसमें कटौती की? क्या रिवाइज एस्टीमेट जो राजस्थान सरकार का आया 2020-21 का, उसमें राशि घटाई? और
अब जो बजट प्रस्तुत किया है, क्या 2020-21 की तुलना में बढ़ा करके, राशि बढ़ा करके बजट पेश नहीं किया? 11% ज्यादा का वार्षिक बजट इस सदन के अंदर माननीय सभापति महोदय प्रस्तुत किया गया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज इस सदन में शुरुआत में भी ये कहा गया, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कब दिखता है, कैसे दिखता है? जब आप अपनी वार्षिक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं तो उसमें सोशल जस्टिस का आईना लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सरकार ने जो बजट दिया, ट्राइबल सब प्लान के लिए 13.68% का प्रोविजन माननीय सभापति महोदय किया और शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए 18.28% का एससी सब प्लान के अंदर प्रोविजन किया। माननीय सभापति महोदय, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की परिस्थितियों का देश सामना कर रहा है, प्रदेश सामना कर रहा है, दुनिया सामना कर रही है, मानव जाति सामना कर रही है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेडिकल के लिए 20% से ज्यादा प्रोविजन राजस्थान सरकार की इस बजट के अंदर 20% से ज्यादा प्रोविजन किया गया। और स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ इंजेक्शन से नहीं है, हॉस्पिटल से नहीं है या मेडिकल कॉलेज से नहीं है। लोगों का स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहे, इसका सीधा सीधा संबंध खेलों से भी है। खेल के माध्यम से आदमी स्वस्थ रहता है। पूरे राजस्थान के अंदर आदिवासी लोग इस कोरोना की चपेट में कम क्यों आए? उसका सबसे बड़ा कारण है शारीरिक श्रम, शारीरिक मेहनत, जिससे उनकी इम्यूनिटी मजबूत रही और उसके कारण से वो उसका शिकार नहीं हुए। और राजस्थान सरकार ने इस साल में स्पोर्ट्स पर 400% इंक्रीज किया है। 400% इंक्रीज। मेडिकल में जहां 20% इंक्रीज किया है, वहां स्पोर्ट्स में 400% इंक्रीज किया है। आने वाले वक्त में राजस्थान का चेहरा बदल जाएगा। खेल के क्षेत्र के अंदर जो निर्णय किए हैं, जिसकी पहले भी चर्चा हुई है, उन निर्णयों के माध्यम से राजस्थान की नौजवान पीढ़ी को अपने सपने साकार करने का एक अवसर मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, पर्यटन हमारा एक बहुत बड़ा बेस है। गुजरात की सीमा पर माउंट आबू से लेकर के जयपुर तक खाली देश का नहीं, पूरी दुनिया का पर्यटक राजस्थान आता है और हजारों नहीं, लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। तो इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन के अंदर भी 300% की बढ़ोतरी बजट में मौजूदा सरकार ने माननीय सभापति महोदय की। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जनता ने 25 बीजेपी के सांसद जिता करके भेजे माननीय सभापति महोदय, और उसका फायदा राजस्थान की जनता को क्या हुआ? माननीय सभापति महोदय, जीएसटी कंपनसेशन में भी जो 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि थी, वो राजस्थान को नहीं मिली। सेंट्रल टैक्स के अंदर जो हमारा शेयर है, वो 14,000 करोड़ से ज्यादा घटा दिया गया। और सबसे खराब चीज जो की, वो सीएसएस का पैटर्न इन्होंने बहुत बुरी तरीके से चेंज कर दिया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जहां चुनाव होते हैं वहां इस तरह का प्रलोभन देने लग जाते हैं। बिहार में चुनाव थे, वहां प्रलोभन देने लग गए। परसों में नितिन गडकरी जी का एक ट्वीट देख रहा था कि अगर बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बंगाल के अंदर स्वीकृत किए जाएंगे। तो राजस्थान के लोगों ने 25 सांसद आपके जिता करके भेजे हैं, कोई गुनाह कर दिया? प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र सिंह जी राठौड़, अरे भाई, नरेंद्र मोदी तो आप लोगों से जूनियर आदमी है,
राजनीति में आप लोग तो नरेंद्र मोदी से सीनियर हो, संघ में भी सीनियर हो, जाकर के समझाओ उनको कि। और ये मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय राजस्थान के सारे इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से, इन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से सबसे विनती करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने भरोसा करके आपको 25 सीटें दी, उसका क्या फल दे रहे हैं आप राजस्थान की जनता को? आपने जितनी स्कीम सेंटर की 90-10 में थी, सब घटा करके आप 60-40 पर ले आए। एग्रीकल्चर की स्कीम्स हो, इरिगेशन की स्कीम्स हो, पीएचडी की स्कीम्स हो, ये राजस्थान की जनता को किस बात की सजा दे रहे हैं? और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, वाटरशेड की 2009 से 2014-15 के बीच में 1025 परियोजनाएं स्वीकृत हुई राजस्थान की। 57 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को उपचारित करने का तय हुआ। 7,808 करोड़ की परियोजनाएं सैंक्शन की। 2018 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें से 205 परियोजनाओं को केंद्रीय अंश उपलब्ध कराने से मना कर दिया। माननीय सभापति महोदय, और इनका जो IWMP परियोजनाएं 90-10 का जो रेशियो था उसको घटा करके 60-40 कर दिया। 2013-14 की 64 परियोजनाएं, 14-15 की 141 परियोजनाएं में सेंटर का शेयर देने से माननीय सभापति महोदय इन्होंने मना कर दिया। अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, प्रतिपक्ष के उपनेता जब खुद मंत्री हुआ करते थे पंचायती राज के, ग्रामीण विकास के, इन्होंने क्या किया? ये भारत के महालेखाकार का 2020 का जो प्रतिवेदन है जो इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका एक अंश मैं आपको पढ़ करके सभापति महोदय आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं। 7.15 लाख ये प्रधानमंत्री इंदिरा आवास के संबंध में है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना जिसका इन्होंने नाम बदल दिया, प्रधानमंत्री आवास कर दिया। भारत के महालेखाकार क्या लिखते हैं? 7.15 लाख लाभार्थियों का डेटा अपलोड करने में विफलता के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें स्थायी वरीयता सूची में शामिल करने से इनकार करके पक्के आवास से वंचित कर दिया गया। भूमिहीन लाभार्थियों और दिव्यांगजन को सहायता निर्धारित राशि सीमा तक प्रदान नहीं की गई। चयनित पूर्ण आवासों में से 31.02% आवासों का लाभार्थियों द्वारा आवासीय उपयोग नहीं किया गया एवं 2.3% आवास जो आवास सॉफ्ट पर पूर्ण दर्शाए गए अपूर्ण थे। रोचक है कि चयनित पूर्ण आवासों में से 49.15% आवासों में शौचालय नहीं थे, जबकि राज्य को खुले शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। माननीय सभापति महोदय, आज आप और हम सब लोग जब गांवों में जाते हैं तो लोग हमें मिलते हैं, आपको भी पूछते होंगे, मेरा नाम था, सरपंच ने काट दिया, मेरा नाम था, सेक्रेटरी ने काट दिया। ये नाम काटा नहीं है माननीय सभापति महोदय, वो जो नाम 2011 की सेंसस के आधार पर 27 लाख नाम थे, उनमें से 7,15,000 लोगों के नाम बीजेपी की सरकार ने अपलोड ही नहीं किए, भारत सरकार को भेजे ही नहीं, और उस कारण से ये हालात आज राजस्थान की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। अब माननीय सभापति महोदय, आंकड़ों का तो बहुत चर्चा होती रहेगी, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि जिसका राजकोषीय घाटा बढ़ नहीं रहा हो। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि राजस्थान ने जो राजकोषीय घाटा इस साल के बजट में लक्षित किया है, उससे कहीं आगे छत्तीसगढ़ जा रहा है, उससे कहीं आगे मध्य प्रदेश जा रहा है, उससे कहीं आगे उत्तर प्रदेश जा रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, ये देश के हर राज्य की स्थिति इस तरह की हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार के द्वारा संघीय ढांचे को कमजोर करना।
इस बात की कोशिश करना कि राज्य आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए। ये जो सेस है, सरचार्ज है, इनका कोई शेयर स्टेट को नहीं मिलता। ये रेवेन्यू सीधा भारत सरकार अपने जेब में डालती है, और दूसरी तरफ जो शेयर मिलना चाहिए, जो मापदंड तय है, उतना शेयर भी माननीय सभापति महोदय स्टेट को मिल नहीं रहा है। अभी बाली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो घोषणाएं होती है वो पूरी नहीं होती। सही है उनका कहना, क्योंकि वो मंत्री रहे हैं और वो खुद मेरे इलाके में घोषणा करके आ गए, अरठवाड़ा में 33 kV का GSS बनाएंगे, ऊड़ में 33 kV का GSS बनाएंगे, आज तक नहीं बना। तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है, उनके राज्य में इसी तरह का चलन रहा है। और रही बात एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज पॉलिसी की, माननीय सभापति महोदय, कौन नहीं जानता कि जब लॉटरी से दुकानें निकलती थी तो जिसके नाम दुकान निकल गई उससे दूसरा आदमी उसको ऑन दे करके, पैसे दे करके वो दुकान चलाने के लिए लेता था। रिकॉर्ड पर उसी के नाम होती थी। पैसा जिस आदमी की लॉटरी खुल गई वो ऑन ले लेता था और दुकान वो आदमी चलाता था। आप पूरा सदन, अगर मैं बात गलत कह रहा हूं तो आप में से कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये अच्छा है कि इस बार वो सारा पैसा जो किसी इंडिविजुअल की जेब में जा रहा था वो स्टेट की जेब में आ रहा है। जितनी कीमत की दुकान है उतनी दुकान बिजनेस है, आप लो कंपटीशन से, उसमें क्या बुराई है। अगर एक्साइज पॉलिसी आप लेकर के आए थे और उस एक्साइज पॉलिसी में कोई कमियां अगर सरकार की ध्यान में आती है तो उसको ठीक करना अत्यंत आवश्यक है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में राजस्थान की जनता के भरोसे पर स्टेट हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। आज खाद्यान्न उत्पादन लो, कृषि के क्षेत्र में भी राजस्थान ने 271.33 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न के भंडार राजस्थान के किसान ने भरे हैं, पिछले साल से ज्यादा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने शिक्षा का एक फिगर रखूंगा, 12वीं कक्षा का। प्रतिपक्ष के उपनेता, फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले लड़कों का जो 2018-19 में 41 था वो बढ़ करके 48% हो गया है। इसमें भी आपकी सरकार का सहयोग होगा? नहीं, आपका योगदान है, आपका योगदान है। आप ही के बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, फर्स्ट डिवीजन से ज्यादा पास हो रहे हैं। आप तो नकल मार के पास होते थे। अरे सभापति महोदय, ये मेरी अंतरंग बात इनको कैसे पता लगी? ये जासूस कौन है जिसने आपको ये बताया मेरे बारे में? नकल मार के नहीं, दूसरा बैठता था इनकी जगह। आपके बारे में तो लोगों की PhD है जानकारी की, छोटी मोटी जानकारी हम भी रख लेते हैं। और ऐसे ही 10वीं के अंदर भी माननीय सभापति महोदय 2018-19 में 21% बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए, जो 19-20 में बढ़कर 23% हुए। अब जितने भी निर्णय शिक्षा विभाग में हुए हैं, सबसे खास नो बैग डे जो आपने किया है सैटरडे का। आप कभी स्कूल में जाकर बच्चों से बात करेंगे, शनिवार को क्या करते हो? बच्चे कहेंगे हम कविता करते हैं, हम भाषण देते हैं, हम पेंटिंग करते हैं, हम खेलते हैं। उस एक निर्णय से हमारे बच्चों की सर्वांगीण प्रतिभा का विकास होने का एक अवसर हुआ। अभी ये जो आपने स्कूल के एनुअल फंक्शन बंद करवा दिए, मैं 12 जगह स्कूलों में जाकर के आया, मज़ा आ गया। क्या हमारे बच्चों में प्रतिभा है, किस बेहतरीन स्तर के वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। तो माननीय सभापति महोदय, जो मैं हमारे पैरामीटर्स है स्कूल एजुकेशन के, कई स्कूल मुझे ऐसे मिले, मैं कल्पना में सोचता नहीं था कि इस लेवल पर स्कूल पहुंच गए हैं। 5 स्टार स्कूल, उनके पैरामीटर्स के हिसाब से शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। तो माननीय सभापति महोदय, लेकिन एक बात मैं जरूर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जो हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो एक उर्दू को लेके कन्फ्यूजन हो रहा है। सरकार ये नहीं समझे कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है। गुजराती, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, ये जो भी आप एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाते हैं उसको उसी संदर्भ में पढ़ाइए। आप जो किताबें बांट रहे हैं
उर्दू में पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए भेज रहे हैं, उसमें लिख दे मदरसों को दी जाए। अरे भाई, जयपुर के अंदर जिन बस्तियों में उर्दू पढ़ने वाले बच्चे पहली से 5वीं के हैं, आप उन एलिमेंट्री एजुकेशन की 5वीं तक की स्कूल में आप उर्दू की किताबें क्यों नहीं भेजते? आपको, हम सबको ये ध्यान होना चाहिए। प्रेमचंद ने जो अपना उपन्यास प्रेमाश्रम लिखा था, वो चर्चित तो हिंदी में लिखने के बाद हुआ, लेकिन उससे पहले उसको पहली बार उन्होंने उर्दू में लिखा था। और कल्ला साहब जानते होंगे शीन काफ निजाम कौन है? शायर हैं, पर उनका नाम है शिव कृष्ण कल्ला। नहीं, बिस्सा, शिव कृष्ण बिस्सा। तो ये उर्दू किसी धर्म वालों की या किसी जाति की विरासत नहीं है, ये भारत की विरासत है। और भारत के करोड़ों करोड़ लोगों ने अपने योगदान से उर्दू को समृद्ध किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि शिक्षा विभाग इस भाषा के उन्नयन के लिए उसी तरह से काम करे, और आपके बीच बीच में जो डायरेक्टर एलिमेंट्री वगैरह वगैरह ने जो उटपटांग चिट्ठियां निकाली है, उसको विड्रॉ करें और एक भाषा के अध्ययन का मौका जिस तरह संस्कृत को देते हैं, सिंधी को देते हैं, गुजराती को देते हैं, उसी तरीके से उर्दू को भी मौका दें। मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ। अब माननीय सभापति महोदय, 75वां साल आज़ादी की 15 अगस्त का मना रहे हैं। राजस्थान में आज भी कितने निरक्षर हैं, उन निरक्षरों को पढ़ाने का काम कैसे होगा, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फिगर मेरे पास माननीय सभापति महोदय उपलब्ध है, उसमें 4,20,000 लोगों को इस साल गवर्नमेंट को साक्षर करना था, ईच वन टीच वन, लेकिन वो काम नहीं हुआ। इस अभिशाप को लेकर के हम नहीं चल सकते। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार इसको अपनी प्राथमिकता पर ले। इसी तरीके से ये जो पुनर्भरण का काम है स्कूल एजुकेशन में आरटी वालों का, उसके अंदर भी लोगों को भुगतान नहीं हुआ है, तो सरकार इस पर ध्यान दे। अब माननीय सभापति महोदय, हम लोग पुलिस की बुराई बहुत करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि जो भी अपराध हो उसको एक आक्रामकता से रखें और पुलिस को की तोहमत बढ़े। मैं ये स्वीकार करता हूं कि समाज के हर तबके के अंदर गिरावट आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, कुछ ज़्यादा तो नहीं, 2-3 मामले आपके सामने निवेदन करता हूं। बाड़मेर जिले के मंडली थाने का पॉक्सो एक्ट का मुकदमा, 7 साल की लड़की थी, उसको उल्टी दस्त बता करके आनन फारन में दफन कर दिया, लेकिन उस लड़की का डीएनए टेस्ट हुआ, मुलजिम के कपड़ों के ऊपर मानव वीर्य की उपस्थिति मिली और पता चला कि वो बलात्कार और हत्या का मुकदमा था। हमारी पुलिस नहीं होती तो क्या हम ये प्रमाणित कर पाते? इसी तरीके से डूंगरपुर जिले का एक उदाहरण बताऊंगा। लड़की, एक बच्ची छोटी, अंधी थी, बहरी थी, बोल नहीं सकती थी, उसके साथ रेप हुआ। कैसे पता लगाया जाए कि ये उसके साथ हुआ है? पुलिस ने 100 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया माननीय सभापति महोदय, और अपराधियों को सिकच्चों के पीछे बंद किया। तो ऐसी तरीके से ये करौली जिले का एक मामला है, एक धार्मिक गुरु के द्वारा इस तरीके की घटना हुई जिसमें पहले इसको रूप दूसरा दिया गया, लेकिन डीएनए टेस्ट हुआ। बहुत प्रतिष्ठित आदमी था, उसको गिरफ्तार किया, जेल की शिक्षों के पीछे बंद किया। ये जिला जयपुर ग्रामीण मनोपुर का मुकदमा है। 10 वर्षीय मंद बुद्धि बालिका के सख्त विक्षत शव की जांच से दुष्कर्म की पुष्टि। ऐसे अनेक मामले हैं जिसमें पुलिस ने अपनी पूरी मेहनत से काम किया है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये विनती करूंगा कि हम हर घटना में मनोबल तोड़ने का काम नहीं करें। ये हमारे बच्चों को हमें ही समझाना पड़ेगा। ये बलात्कार करने वाले कौन लोग हैं? कोई बाहर से आए हुए? हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बच्चे हैं।
हमें ये समझाना पड़ेगा कि स्त्री के प्रति उनका नजरिया कैसा हो, उनकी सोच कैसी हो, उनकी समझ कैसी हो। और ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। सिर्फ ये गिनाने से तुम्हारे राज में इतने बलात्कार हो रहे हैं, तुम्हारे राज में ये हो रहा है, उससे समाज ठीक नहीं होगा। ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और हम लोग करेंगे तो ही जाकर के माननीय सभापति महोदय हम आगे बढ़ सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कोर्ट्स का। हमारी राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट में 50% से ज्यादा पद खाली पड़े। करीब पिछले साल 10 महीने हो गए हाई कोर्ट के कॉलेजियम को सिफारिश भेजे हुए। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 25 लोग जीत करके गए हुए हैं। मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, पेशी पर पेशी पड़ती रहती है, निर्णय होते नहीं है। 482 के जो FIR को चैलेंज करने के मुकदमे हैं, उस पे सालों साल नंबर नहीं आता है। तो क्या भारत सरकार का ये दायित्व नहीं है कि वो इन सारे पदों को भरे, जिससे हमारी अदालतें ढंग से काम कर सकें? मैं आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में करीब 1,80,011 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और उसमें 2 सिद्धि 93.35% रही। इसी तरीके से आईपीसी के जो क्रिमिनल केसेस थे, अलग से मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें 46,435 मुकदमों का निस्तारण हुआ और 2 सिद्धि रही 66.47%। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो केसेस थे, उसमें 396 मुकदमों का निस्तारण हुआ और 2 सिद्धि रही 53.3%। महिलाओं के जो अत्याचार के प्रकरण है, 6,046 का 2020 में निस्तारण हुआ और उसमें 2 सिद्धि रही 25.3%। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के अगेंस्ट में 481 मुकदमों का निस्तारण हुआ और जिसमें सजा का प्रतिशत रहा 26.8%। मैं आंकड़ा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय सिर्फ इसलिए रखा कि मैं सरकार के ध्यान में ला सकूं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध है या अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अपराध है, उसमें पैरवी कमजोर है। जो परसेंटेज आप दूसरे मुकदमों का सजा का देख रहे हैं, उससे आधा भी नहीं है। तो सरकार को इसमें खास ध्यान देना चाहिए कि इंडिविजुअल केस के आधार पर निर्धारण करना चाहिए। आवश्यकता हो तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट की ओर से इन मुकदमों की पैरवी के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एट्रोसिटी अगेंस्ट विमेन के मामलों के अंदर एडिशनल डायरेक्टर का अलग से अपॉइंटमेंट करना चाहिए, अलग से पब्लिक प्रोसिक्यूटर और लगाने चाहिए, जिससे इन मुकदमों के अंदर सजा का प्रतिशत माननीय सभापति महोदय बढ़ सके। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि हालांकि पिछली सरकार की तुलना में आप बेहतर हैं, आपका सजा का प्रतिशत इनकी तुलना के अंदर बेटर है। इनका तो 2018 का परसेंटेज था 60.02, 2019 का था 50, 2020 में आपका है बढ़ करके 6.47%। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो सिंचाई विभाग है उसके काम में खास ध्यान देने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा सुस्ती है। 2020-21 में जो सिंचाई परियोजना के लिए प्रोविजन था माननीय सभापति महोदय 3,192 करोड़ रुपए और खर्चा कितना हुआ 1,160 करोड़ रुपए। तो इसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। जो एडिशनल इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड 2020-21 में करनी थी वो थी 45,154 हेक्टेयर में, हम कर कितनी पाए 9,504 हेक्टेयर में। तो माननीय सभापति महोदय ये 20% के आसपास सिंचाई विभाग की उपलब्धि। 2 मिनट में बात समाप्त करें। कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर खास ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करूंगा
कि आय कैसे बढ़ाएं। आप अगर शहरी क्षेत्र में देखेंगे, सरकारी संपत्तियां, सरकारी जमीनों पर दुनिया भर के कब्जे हैं। आपकी देवस्थान विभाग की अपनी प्रॉपर्टी अरबों रुपए की है। ये मेरे पास देवस्थान विभाग का पूरा स्टैटिस्टिक्स है माननीय सभापति महोदय। ये प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में देवस्थान विभाग की है, लेकिन सरकार के पास समय नहीं कि इस पर ध्यान दें। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि इन सारी परिसंपत्तियों का राज्य हित में उपयोग करने की कोई नीति लेकर के आए, जिससे आने वाले वक्त में राज्य हित में इनका उपयोग कर सकें। अब डीएमएफटी एक इतना बड़ा फंड है माननीय सभापति महोदय, जिसमें 4,384 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के पास पड़े और खर्चा कितना किया है? 1,076 करोड़। जब आपके पास पैसा है और 900 करोड़ आपको इस साल मिलने वाले हैं, 300 करोड़ अगले साल और मिलने वाले हैं, तो इन सारे पैसे का जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे तो जिले में लोगों को जो रिलीफ मिलनी चाहिए वो रिलीफ माननीय सभापति महोदय नहीं मिल सकेगी। इसी तरीके से ये जो स्टैम्प का रेवेन्यू कलेक्शन है, उसमें भी माननीय सभापति महोदय अगर हम फिगर देखेंगे तो जो टारगेट हमेशा हर साल पिछले 3 साल में रखे गए वो कभी प्राप्त नहीं हुए। समाप्त करें। इसलिए इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है माननीय सभापति महोदय। अब अंत में मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा और चंद लोग गीली जमीन खोदकर फरहाद हो गए। धन्यवाद। श्री नारायण बेनीवाल। सभापति महोदय, एक मिनट। मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय माननीय सदन के नेता के जवाब देने में विधेयक के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ाया